मध्य प्रदेश के इंदौर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं इस दूषित पानी पीने की वजह से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने 5 लोगों की मौत का दावा यहां पर किया है। सीएम मोहन यादव ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। 100 से अधिक लोग जो बीमार बताए जा रहे हैं, उनका अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। अंबुज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, अभी क्या स्थिति है और इस पूरे मामले को लेकर जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये इंदौर का मामला है। इंदौर जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन वहाँ से इस तरीके की खबर आना अपने आप में हैरत अंगेज है। और यहाँ पर ये कंटेमिनेटेड वाटर यानी प्रदूषित पानी का मामला है इंदौर के भागीरथपुरा में। और जब इसकी पूरी जांच की गई तो पता चला कि जो मेन लाइन है, जो पानी की सप्लाई की लाइन है, वो सीवर लाइन से जाकर के जुड़ गई थी और उसमें सीवर लाइन का पानी जा रहा था, जिसकी वजह से कई लोग इसकी वजह से बीमार हुए और 3 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। अब जबकि ये पूरा मामला सामने आया है, पूरे इस पर विरोध हो रहा है, राजनीति भी हो रही है, विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ चढ़ करके उठा रहा है, तब सरकार ये कह रही है कि जो लोग बीमार हैं उनसे इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही जो जिम्मेदार लोग हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ और जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है इस पूरे मामले को लेकर के। डॉक्टर जो बीमार लोग हैं उनके जो हेल्थ है उस पर नजर बनाए हुए हैं। अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग गंभीर हैं, अभी भी इस पूरे मामले को लेकर बीमार जो लोग हैं वो गंभीर हैं। और 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बेहद गंभीर ये मामला है और लगभग 32 लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनको कई तरह की समस्याएं हो रही है इस तरह के दूषित पानी को पीने के बाद। और कुल मिलाकर के ये भी जानकारी आ रही है कि करीब 150 लोग ऐसे हैं जो कुल मिलाकर के इस पूरे जो दूषित पानी के पीने की वजह से प्रभावित है। तो बेहद गंभीर ये मामला है और जब ये मामला अब पूरी तरीके से उठा है, इस पूरे मामले में विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है, तब कहीं जाकर के अब सरकार भी एक्शन में आई है। क्या एक्शन लेकिन लिया जाता है अंबुज, और क्या कुछ खुलासा होता है इसको लेकर? क्या कार्रवाई की जाती है, ये बड़ा सवाल है। आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कई लोगों का इलाज उस वक्त अस्पताल में चल रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की आज भी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे और धुंध की चपेट में राजधानी दिल्ली इस वक्त नजर आ रही है। एनसीआर में प्रदूषण के साथ कोहरे की चादर छाई हुई है और अभी 2 घंटे तक ऐसे ही घना कोहरा छाया रहेगा, ये मौसम विभाग के द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने यह कहा है कि अगले 2 से 3 दिन राहत भरे नहीं हो सकते दिल्ली एनसीआर के लिए, प्रदूषण के भी मामले में और घने कोहरे और शीतलहर के भी मामले में। लेकिन नए साल के मौके पर हल्की बारिश भी हो सकती है, यह भी मौसम विभाग का अनुमान है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आपके सामने। एम्स, अक्षरधाम, धौलाकुआ, लोधी रोड, नोएडा, गाजियाबाद, मयूर विहार, इंडिया गेट, दिल्ली एनसीआर के ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। और दिल्ली में जायजा लिया इन हालातों का हमारी संवाददाता जातिका ने, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली में ठंड के साथ साथ कोहरा लगातार कायम है और मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सेंट्रल दिल्ली से दिखा रहे हैं, सी हेक्सागन इंडिया गेट की है। और साथ में बता दें, क्योंकि विजिबिलिटी 0 इस वक्त कई इलाकों में मौजूद है, तो आपका इसका असर इस वक्त भी दिखाई दे रहा होगा। कैमरा और हमारे बीच की जो दूरी है वो भी इस वक्त आपको साफ नजर नहीं आ रही है तस्वीरें, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है। जरा तस्वीरें हम आपको अब सड़क की दिखाते हैं, जहां पर 0 विजिबिलिटी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कोहरा कई इलाकों में बहुत गहरा है, इसलिए रेड अलर्ट अंदरूनी इलाकों में जारी किया गया है। वहीं बाहरी इलाकों की बात करें तो येलो अलर्ट पूरी दिल्ली में मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वहीं इसी के साथ बता दें, मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि नए साल की जो शुरुआत है उसमें हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड का असर और ज्यादा बढ़ सकता है, तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और आसपास के
क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश से कोहरे में कुछ राहत आपको जरूर मिल सकती है, लेकिन ठंड बढ़ जाने की ऐसे में संभावना ज्यादा होती है। अनुमान यह है कि बारिश के चलते जो अधिकतम तापमान है उसमें करीब 2 डिग्री तक गिरावट आएगी, जिसका असर ठंड पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो गहरा कोहरा दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इसका असर भी रेलवेज पर देखने को मिलेगा, फ्लाइट्स की देरी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी बनी हुई है, तो ज्यादातर इलाकों में केवल 50 मीटर की विजिबिलिटी नजर आ रही है। इस वक्त भी मुश्किलें लोगों की आसान नहीं है। सुबह होने को आ गई है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा छाया हुआ है, कोहरा इतना ज्यादा छाया हुआ है, जिसमें AQI की भी मात्रा, अगर AQI में प्रदूषण की भी मात्रा की बात करें तो प्रदूषण की गुणवत्ता भी इस वक्त दिल्ली में खराब है। लिहाजा ये जो पूरा कॉम्बिनेशन हो जाता है वो दिल्ली NCR के लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल भरा और ज्यादा डेडली हो जाता है। लिहाजा सड़क पर जब आप निकले तो सावधानी जरूर बरतें। देखिए, साल 2025 का आज आखिरी दिन है और आइए आपको साल का आखिरी सूर्योदय यानी कि सनराइज हम दिखाते हैं कन्याकुमारी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, और कल एक नई शुरुआत, एक नया दिन, एक नया सूर्योदय और 1 जनवरी का एक नया सनराइज देखने को मिलेगा। लेकिन 2025 का ये जो आखिरी सनराइज है वो आपके सामने सबसे पहले, क्योंकि जो सनराइज है वो तटीय इलाकों पर नजर आता है। ऐसे में ये कन्याकुमारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2025 का ये जो आखिरी सनराइज है वो आप देख सकते हैं और साथ ही इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं इसका दीदार करने के लिए। ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल टाइम भी होता है जब आप 2025 को गुड बाय कह रहे हैं और नई शुरुआत की यहाँ पर एक कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है। ऐसे में ये जो बेहद खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं वो कन्याकुमारी का नजारा है, 2025 के आखिरी सनराइज का नजारा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग इन दिनों बर्फबारी से गुलजार नजर आ रहा है। बर्फीली वादियों में नए साल का जश्न मनाने के लिए इस वक्त देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। बर्फ के फव्वारों के बीच नजारा अद्भुत नजर आ रहा है। मन मोह लेने वाली वादियां, सर्द मौसम और नए साल की धूम गुलमर्ग में देखने को मिल रही है। गुलमर्ग में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 31st नाइट इधर भी हम जगह, न्यू ईयर भी यहीं पे बना रहे हैं। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो हमने देख लिया। गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक जमकर मजे कर रहे हैं। फिर चाहे केबल कार हो या फिर स्कीइंग, तरह तरह के एडवेंचर्स का लोग आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो पर्यटकों में खुशी भी है, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटक और उनकी गाड़ियां फंस गई। नदी के पास फंसी कार और पर्यटकों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। बर्फबारी और अंधेरे की वजह से पर्यटकों का रेस्क्यू कर पाना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के जाबाज जवानों ने पर्यटकों का रेस्क्यू तो किया ही, बल्कि उनकी कार को धक्का मारकर सड़क तक पहुंचाने का काम भी किया। बता दें कि इन दिनों सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं पर्यटकों की भारी भीड़ भी यहाँ जुटी हुई है। एक तरफ खुशनुमा बर्फीली वादियां और दूसरी तरफ पर्यटकों की भीड़ से सोनमर्ग गुलजार हो उठा है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस भी जगह जगह तैनात है। वहीं नए साल के मौके पर सोनमर्ग पहुंचे पर्यटक मौसम को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बात अगर मौसम की करें तो आज भी सोनमर्ग में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के छिंदवाड़ा में ढलान पर एक ट्रक पीछे की तरफ चला गया और इसकी वजह से पीछे से आ रहे बाइक सवार खौफ में आ गए और आनन फानन में बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक को टो करके ले जाया जा रहा था। तभी अचानक बेल्ट टूटने से ट्रक पीछे की तरफ चल पड़ा। ऐसे में पीछे आ रही बाइक और स्कूटी सवार लोगों की जान पर आफत बनाई। हालात भांपते ही दोनों दोपहिया वाहनों के सवारों ने सूझबूझ दिखाई और वाहनों को छोड़कर अपनी जान बचाई। हादसे में एक बाइक और स्कूटी ट्रक के नीचे आ गई। दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, नहीं तो ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसे में 60 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है।
ये हादसा THDC की निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर परियोजना के अंदर हुआ। हादसा तब हुआ जब दोनों ट्रेनें सुरंग के अंदर मजदूरों को लेकर साइट की ओर जा रही थी। दोनों ट्रेनों में 100 से ज्यादा मजदूर सवार थे। अचानक किसी वजह से एक ट्रेन ने दूसरी को पीछे से टक्कर मार दी। सुरंग के संकरे और अंधेरे हिस्से में हुई इस टक्कर से अंदर मौजूद मजदूर संभल नहीं पाए और कई लोग ट्रेन के भीतर ही गिर पड़े। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगते ही सुरंग के अंदर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मजदूरों को समझ में नहीं आया कि बाहर कैसे निकले। 100 से ऊपर लोग, 108 109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं। यहाँ पर हम और SP साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में हैं। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। शुरुआती जांच में तकनीकी खामी को हादसे का कारण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन और परियोजना से जुड़े अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने एक ऐसे दंपति को गिरफ्तार किया जो सिर्फ नकली नोट छाप ही नहीं रहे थे बल्कि बाजारों में उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल भी कर रहे थे। 100, 200 और 500 के नकली नोट छापने वाले आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा के इनके पास से 1,70,000 नकली करेंसी नोट छापने के लिए प्रिंटर और पेपर बरामद किए गए। इनके नकली नोट छापने के खेल का खुलासा तब हुआ जब थाने में एक सब्जी विक्रेता नकली नोट की शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा तो पता चला कि आरोपी पति पत्नी सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि बाजार में कई लोगों को नकली नोट देकर चूना लगा चुके हैं। 2 आरोपी पकड़े गए हैं जो नकली नोट को प्रचालित कर रहे थे। वही इन्होंने YouTube से ये कला सीखी थी और उसमें परफेक्शन करने के लिए कुछ नोट जो बनाया उसको पाटन बाजार में चलाया भी था। अब जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ पूर्व में चोरी का अपराध कायम है और ताकि ये कर्जे से ग्रस्त थे। YouTube में देखा कि नोट कैसे नकली बनाया जा सकता है, उसी आधार पर उन्होंने ये कार्य किया। हैरान कर देने वाली बात है कि सोशल मीडिया से सीख लेकर आरोपी दंपति अपने कर्जे को चुकाने के लिए नकली नोट छाप रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कुछ यहां पर विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी जल्द ही मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर। कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद कयास तेज हो गए हैं। खरमास के बाद कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। करीब 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदले भी जा सकते हैं, ये भी जानकारी है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है, ये जानकारी। साथ ही साथ अशोक कटारिया मंत्री बन सकते हैं। योगी सरकार में इस समय 54 मंत्री हैं, जबकि 60 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी का कद बढ़ाया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पश्चिम यूपी के बड़े गुर्जर नेता अशोक कटारिया ABVP और बीजेपी संगठन के कैडर माने जाते हैं। उनको भी यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी और मिल सकती है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है उसके बाद से कयास और तेज हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जब उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष आए उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। हालांकि ये मंत्रिमंडल विस्तार खरवास के बाद होना है, लेकिन कल देर शाम कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसके बाद से अटकलों का दौर और ज्यादा तेज हो गया है और सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में जो नए फेरबदल होने हैं उन तमाम मुद्दों पर कल चर्चाएं हुई हैं। और आपको के उत्तर प्रदेश में कुल 54 मंत्री हैं और अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि 6 की जगह फिलहाल रिक्त है। सूत्रों की माने तो 6 जगहों के भरने के साथ साथ कुछ जो मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री हैं, उनको वापस से संगठन में भेजा जा सकता है और मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़े पैमाने पर देखा जाए, यानी 6 नए लोगों की एंट्री के साथ साथ कुछ 4-5 और लोगों की एंट्री इसमें कराई जा सकती है। इसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे आगे है, जो कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा अशोक कटारिया को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की उम्मीद है, क्योंकि बड़े गुर्जर नेता हैं और योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी वो मंत्री थे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि गोविंद नारायण शुक्ला, जो कि इस वक्त बीजेपी में महामंत्री हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात है। इसके साथ साथ राज्य मंत्री जो है बलदेव औलख, उनको उनका जो कद है वो बढ़ाए जाने की बात है और वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, क्योंकि वो सिख समाज समुदाय से आते हैं और अकेले फिलहाल वो मंत्री हैं।
और तो इसलिए इस कारण उनका जो कर बढ़ाए जाने की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। वहीं जो तमाम 7 अलग अलग लोग जो बागी हुए थे उसमें से भी 2 लोगों को मंत्रिमंडल में ठीक, तो शामिल इन लोगों को भी मंत्री बनाया जा सकता है, बागियों को मौका मिल सकता है और जो पूर्व मंत्री हैं उनको एक बार फिर से जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप घर पर बैठकर न्यू ईयर पार्टी के लिए ऑनलाइन खाना या फिर जरूरी सामान मंगाने की सोच रहे हैं तो आज आपको काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि क्रिसमस पर हुई सांकेतिक हड़ताल के बाद अब गिग वर्कर्स यूनियन ने साल के सबसे व्यस्त दिन डिलीवरी सेवाएं पूरी तरह से ठप होने की आशंका है। आज देश भर में प्रभावित हो सकती है ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं। आज हड़ताल पर रहेंगे गिग और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लोग। वेतन, सुरक्षा और अपनी जो अच्छी परिस्थितियां हैं उसकी मांग को लेकर यहां पर हड़ताल की जाएगी। देश भर से, दुनिया भर से बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा, वर्कर्स का सपोर्ट, कस्टमर्स का भी सपोर्ट मिल रहा कि 10 मिनट डिलीवरी जैसे चीज़ को हटाना चाहिए। जो पेमेंट है मिनिमम 35 रुपये 40 रुपये ऑर्डर से कम ना हो, उस तरीके का जो डिमांड है वर्कर्स के तरफ से, वो डिमांड को जो है सारे कस्टमर्स भी इस सपोर्ट में आए। तो आप तमाम लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मूवमेंट को बहुत बड़े पैमाने पे एक कस्टमर का भी सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ बहुत सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे प्लेटफॉर्म का के जो वर्कर्स हैं वो तमाम लोगों पैन इंडिया में हम 31 के दिन बड़े पैमाने पे जो है इसका सपोर्ट करें। और आइए अब बात करेंगे मुंबई की, जहां पर मुंबई एयरपोर्ट से पिछले 1 हफ्ते में तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान को अंजाम दिया गया है और इस दौरान बैंकॉक से आने वाले यात्रियों से करोड़ों रुपए का ड्रग्स, सोना, दवाइयां और विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। नए साल के मौके पर विदेशों से लोग मुंबई पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ इतने शातिर हैं कि मौके का फायदा उठाकर तस्करी कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट के मुस्तैद कस्टम विभाग के अधिकारियों की पैनी नजर से बच पाना मुश्किल है। ये तस्कर इतने शातिर हैं कि चॉकलेट के रैपर में विदेशी मुद्रा छिपाकर ला रहे हैं। ऐसे ही 4 गिरोहों से भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की गई है, जिसकी रुपए में कीमत 1 करोड़ 65 लाख है। कुछ गिरोह तो ऐसे हैं जो खाने पीने के पैकेट में ड्रग्स छिपाकर ला रहे हैं। बैंकॉक से अलग अलग उड़ानों से आए 4 यात्रियों को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 24 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत 24 करोड़ आंकी गई है। नशीली दवाओं की तस्करी में भी कई गिरोह शामिल हैं। 2 यात्रियों से 58 लाख से ज्यादा की दवाइयां जब्त की गई हैं, जो बिस्किट के पैकेट में छिपाकर लाई जा रही थी। कुल मिलाकर 1 हफ्ते में मुंबई कस्टम्स की कार्रवाई में 40 करोड़ की नशीली दवाएं, ड्रग्स, सोना और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए से अचानक धुआं निकलने लगा। ये घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन लखीमपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। एसी कोच के पहिए से धुआं निकलता देख यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्री ट्रेन से उतरने लगे। सूचना मिलते ही जीआरपी, रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल की गई। तब पता चला कि ब्रेक शू घिस जाने की वजह से ट्रेन के पहिए से धुआं निकलने लगा, जिसे फौरन ठीक किया गया। घटना के कारण ट्रेन को लगभग 25 मिनट तक लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन पूजन करने पर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नुसरत भरूचा महाकाल की भस्म आरती के दौरान पहुंची। उन्होंने महाकाल के दर्शन पूजन किए, जलाभिषेक किया। मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत किया गया। नुसरत ने भी मंदिर प्रबंधन की जमकर तारीफ की और वहां बार-बार पहुंचने की इच्छा भी जताई। चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता तो इनका अलग एक जगह है जहां जल चढ़ा सकते जितने भी श्रद्धालु हैं, और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहां ही चढ़ता है, मतलब महाकाल जी को ही चढ़ता है। नुसरत का पूजा और जल चढ़ाना मुस्लिम धर्म गुरुओं को नागवार गुजरा के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और
कलमा पढ़ा है। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है। वहीं महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में अकोला से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर एक प्रत्याशी चिल्लर लेकर नामांकन भरने के लिए पहुंच गया। प्रत्याशी ने जैसे ही पॉलिथीन में जमा किए गए चिल्लर मेज पर रखे, अधिकारी हैरान रह गए। ये 10-10 रुपए के सिक्के थे जिन्हें बतौर जमानत राशि जमा करवाया गया था। मेज पर जैसे ही चिल्लर गिरे, महिला अधिकारी ने इसे गिनना शुरू कर दिया। इतने सारे चिल्लर देखकर दूसरे कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और सब मिलकर इन्हें गिनने लगे। हालांकि 5,000 रुपए की जमानत राशि में 10, 20, 50 और 500 रुपए के भी नोट मिले, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या चिल्लर की थी। जमा करने के बाद लोकतांत्रिक जनाधार पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने नामांकन भरा और गरीबी की दुहाई देने लगे। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे जनता ने पाई पैसे जमा करके दिया है। अकोला नगर निगम में नगर सेवक की 73 सीटें हैं। अब देखना ये होगा कि चिल्लर वाले प्रत्याशी का क्या होता है। वहीं उन्नाव में पति पत्नी के बीच हुआ झगड़ा इलाके में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि गुस्से में पत्नी पानी की टंकी पर चढ़ गई और वहां से उसे मधुमक्खियों ने काट लिया। गुस्साई पत्नी पानी की टंकी पर चढ़कर पति को भला बुरा कह रही थी। पति को जब इसकी सूचना मिली तो वो भी दौड़ता हुआ पानी की टंकी के पास आया और पत्नी को मनाने के लिए टंकी पर चढ़ गया, लेकिन तभी दोनों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। पति तो मधुमक्खियों से बच गया, लेकिन पत्नी को मधुमक्खियों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। अब पत्नी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ओडिशा के विजिलेंस ने एक सरकारी अधिकारी के घर पर छापा मारा और छापेमारी में विजिलेंस को जो सामान बरामद हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। विजिलेंस की टीम ने जब कटक जिले में एडिशनल तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा की सास की घर की अलमारी खोली तो उसमें एक सीक्रेट लॉकर मिला, जिसमें 500 रुपए के नोट बिछे हुए थे। जब घर से बरामद हुई रकम की गिनती हुई तो ये रकम 75 लाख रुपए की निकली। इस अधिकारी की जब नियुक्ति हुई थी तब इसका वेतन मात्र 2,000 रुपए था, लेकिन अब इस अधिकारी के पास इतना पैसा देखकर छापा मारने वाले भी दंग रह गए। ये छापेमारी भुवनेश्वर में हुई, जहां जितेंद्र कुमार पांडा ने अपनी सास के घर में पैसा छुपा कर रखा था। विजिलेंस की टीम को करीब 100 ग्राम सोना भी मिला है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर का भी पता चला है, जिसे खोले जाना बाकी है। इसके अलावा छापेमारी में इस अधिकारी की कई अचल संपत्तियों का भी पता चला है। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजगढ़ की, जहां पर कथा का प्रसाद खाने से कई लोग बीमार पड़ गए और अब इन बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। राजगढ़ के गादिया लुहार गांव में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आयोजन में आसपास के गांव के लोग भी शामिल थे, लेकिन अब 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि इन सभी लोगों ने कथा के बाद प्रसाद लिया था और अब ये फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। भागवत कथा में प्रसादी खाई थी, उसी के बाद से नाइट से दिक्कत हो रही, सब दस्त लग रहा और पेट में जलन हो रही। बीमार होने वालों में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों से दुआ और कलमा पढ़वाई गई है। ये काम किसी एक क्लास में नहीं हुआ, बल्कि सुबह की असेंबली में सभी बच्चों को एक साथ खड़ा करवाकर उनसे ये काम करवाया गया। परवरदिगार के करम से हमें ये नई सुबह अता हुई है, तो हम नए जोश व नए बलबले से अपने इस दिन का आगाज करते हैं। मेरा नाम चौबे है। चौबे सरनेम वाली छात्रा ने स्कूल मैनेजमेंट के कहने पर पेपर में लिखे इस्लामिक विचारों को भी सभी बच्चों के सामने रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज है रहीम व करीम अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने हमें बोलने का सलीका सिखाया, वह हमें हसूल इल्म के खातिर यहाँ इकट्ठे होने की तौफीक अता की। इस्लामिक सीख के बाद अब बारी थी दुआ पढ़ने की। उस हिंदू स्टूडेंट ने इसके लिए सभी बच्चों से हाथ ऊपर करने को कहा। तो सभी लोग दुआ के लिए अपने हाथ ऊपर करें, आंखें बंद करें और सुबह की दुआ शुरू होती है। अब दुआ पढ़ने के लिए एक दूसरे स्टूडेंट ने माइक थामा। गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। मौला, नबी, अल्लाह, रूसे अलम, ये सारे शब्द किसी मस्जिद से निकलते तो कोई बात ना थी, लेकिन यहाँ तो स्कूल की असेंबली में ये बातें कही गई, जहाँ के पोडियम पर ही माँ सरस्वती की तस्वीर थी। गाजीपुर का वो MRD पब्लिक स्कूल जिसे CBSE ने मान्यता दे रखी है, अब उस स्कूल के खिलाफ हिंदू संगठन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। बच्चों का जो है माइंड जो है वो वाश किया जा रहा है इस्लाम के प्रति, इस्लाम का प्रचार प्रसार का माध्यम वो
एक कॉलेज जो स्कूल जो है वो बना हुआ है। स्कूल में दुआएं पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कहा, जिला विद्यालय निरीक्षक को उसका जांच करने के लिए, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए और दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि स्कूल को नोटिस दिया जा चुका है। अब उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। और आइए अब बात करेंगे भीषण कोहरे की, क्योंकि कोहरे की वजह से उत्तर भारत में कई ट्रेनें इस वक्त घंटों लेट चल रही हैं। लेकिन इस बीच वंदे भारत ने एक ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है जिसका वीडियो भी सामने आया है। वंदे भारत की रफ्तार 180 के पार हुई, लेकिन गिलास से भरे हुए पानी का एक बूंद तक नहीं छलका। नीचे 3 गिलास थे जो इसमें पानी भरा था। इन तीनों गिलास के ऊपर पानी से भरा चौथा गिलास रखा था। ट्रेन की रफ्तार तेज के बीच ये गिलास थोड़े बहुत हिले जरूर, लेकिन पानी का एक बूंद भी बाहर नहीं निकला। वैसे तो वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसका 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का परीक्षण भी पूरा हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये वीडियो शेयर किया, जिसमें बताया गया कि कोटा से नगादा रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत 180 की रफ्तार से पटरी पर दौड़ी। अब लक्ष्य 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का है, जिसे भी जल्द हासिल करने का दावा किया जा रहा है। देखिए, बुढ़ापे में लोग कुछ पैसों के लिए अनजान शख्स को किराए पर कमरा दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना हैदराबाद की एक बुजुर्ग महिला को महंगा पड़ गया। अकेले रहने वाली 65 साल की सुजाता ने अपने घर का एक हिस्सा 33 साल के अंजी बाबू को किराए पर दे दिया था, जो कैब ड्राइवर है। लेकिन अंजी बाबू की नजर तो सुजाता के सोने के गहनों पर थी, इसीलिए उसने ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला जिसे सुनकर लोग सहम गए। 24 दिसंबर को सुजाता जब घर पर नहीं मिली तो उनकी तलाश शुरू हुई। पुलिस के हाथ सुजाता के घर से कुछ दूर का एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें अंजी बाबू बड़े साइज का सूटकेस लेकर जाता हुआ नजर आया। इसे देखते ही पुलिस का सारा भ्रम दूर हो गया और अंजी बाबू के करतूतों की पोल खुल गई। पूछताछ के दौरान अंजी बाबू ने कबूल किया कि उसने सोने के गहने के लिए सुजाता की हत्या की और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर शव को गोदावरी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने अंजी बाबू के साथ ही उसके दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार की राजधानी पटना में खाद्य विभाग की टीम ने 500 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया है, जिसे खाने की वजह से लोग बीमार पड़ सकते थे। पटना जंक्शन के पास दूध बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां नकली पनीर छिपा कर रखा गया था। बीटाडीन से की गई शुरुआती जांच में पनीर काला पड़ गया। हालांकि इस दौरान दुकानदारों ने विरोध करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को भी बुला लिया गया और हंगामा करवाइए ना, हम तो हाथे जोड़ रहे थे। अधिकारियों ने मौके से 500 किलो पनीर और 100 लीटर से ज्यादा अमानक दूध को जब्त कर लिया है। उन लोग पनीर यहाँ के बेचने आते हैं, उन लोग का पनीर स्टैंडर्ड नहीं रहता, उन्हीं लोग का जब्त हुआ है। जांच के दौरान पाया गया कि पनीर में दूध नाम मात्र भी नहीं था। इससे केमिकल घटिया पाउडर और पाम ऑयल से बनाया गया था और नए साल पर इसे खपाने की तैयारी थी। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी दुकानदार मौके से फरार हो गए। देखिए, इस वक्त नए साल से पहले लोग छुट्टियां मनाने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं और कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कई जो वीडियोस हैं वो सामने आए हैं, जिसमें घूमने फिरने वाली जगहों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल में बर्फ की सफेदी के बीच जश्न मनाने के लिए लोग कश्मीर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां देश के हर कोने से आए लोग जन्नत के मजे ले रहे हैं। न्यू ईयर पे का सब आए, जहां पर बहुत रश है। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बर्फ पड़ी हुई है, देखिए। हिमाचल के शिमला मनाली में भी जश्न मनाने वालों का आना जारी रहा। हालांकि इनमें से कुछ हुड़दंगी भी थे। मंडी जिले में सड़क किनारे कपड़े उतारकर गाड़ी के ऊपर चढ़कर कुछ पर्यटक नशे में डांस कर रहे थे। पुलिस ने इनका 25,000 का चालान काटा। हुड़दंगियों के साथ घर परिवार वाले भी बाहर निकले। भक्तों की भीड़ से मथुरा वृंदावन पटा पड़ा है। खबरें हैं कि वहां भीड़ देखकर होटल मालिकों ने कमरे का रेट भी 10 से 30% बढ़ा दिया है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा के नाम पर कल कुछ लोगों ने खुलेआम तलवार और धारदार हथियार बांटे थे। पुलिस ने हथियार बांटने वाले 10 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 8 तलवारें भी बरामद हुई है। हिंदू रक्षा के नाम पर कानून का उल्लंघन करते हुए कल गाजियाबाद में हिंदू रक्षा के सदस्यों ने घर घर जाकर धारदार हथियार बांटे थे। कहीं तलवार तो कहीं फरसा। सुरक्षा का बड़ा दम भरा था। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो
लेकिन आज कानून के साथ मजाक करने वाले ही असुरक्षित हो गए। पुलिस ने तलवार बांटने को अवैध मानते हुए तलवार ब्रिगेड के इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कल तक चेहरे चमका रहे थे, आज मुंह छिपाकर खड़े हैं। बिना इजाजत ऐसा करने पर सवाल खड़े हो रहे थे, उसी के बाद ये एक्शन हुआ है। बात करेंगे केरल की, जहां के पथानामथिट्टा में एक बुजुर्ग का कार चलाना भारी पड़ गया, जिनकी कार ने पहले एक दुकान में टक्कर मारी और फिर रिवर्स करने के चक्कर में एक खंबे और कार से जा टकराई। गनीमत रही कि बुजुर्ग सही सलामत हैं। पहले फर्स्ट गियर और फिर बैक गियर। फर्स्ट गियर लगाया तो शोरूम चकनाचूर हो गया। जब बैक गियर लगाया तो न जाने कितनों की जान पर खतरा बनाया। असल में कार 86 साल के बुजुर्ग चला रहे थे, जो गियर को लेकर ऐसा कंफ्यूज हुए कि बैक गियर की जगह फर्स्ट गियर और न्यूट्रल की जगह बैक गियर लगा गए। वो तो गनीमत रही कि पीछे से आ रहे कार वाले ने मौके को भांपते हुए पहले ही ब्रेक लगा दिए थे और दूसरा कोई भी वहां से गुजर नहीं रहा था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था।